तो इस वीडियो के अंदर हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं दोबारा फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में जो मनी वर्क कैसे वर्क करती है, ठीक है, और मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है। अभी तक हम इकोनॉमिक्स के बारे में कन्वर्सेशन करते हुए आए थे, इकोनॉमिक्स के बारे में हम सीखते आए थे कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना और उस चीज़ को डीपर लेवल पर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ मनी एक्चुअली सर्कुलेट्स बोल सकते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो हाउ मनी एक्चुअली वर्क। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब जो मैंने इमेजेस लगा रखी है क्या है बेसिकली, ठीक है। ये है फाउंडर्स, ठीक है। अब ये क्या है, स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है। फिर तुम बोल सकते हो इनका खुद का रिटेल बिजनेस है, ठीक है। और ये है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, EI, ठीक है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे हो गया रियल स्टेट, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे हो गए ये लोग हो गए तुम, ठीक है, यू जो जनरल पॉपुलेशन है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये है तुम्हारा इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, जैसे तुमने इमेज अपने आप देख लिया होगा, और ये तुम्हारे बैंक्स, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या लिया आउट है, फिर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अब इसके आगे हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले तुमने क्या करा, वर्क करा, ठीक है। वर्क से तुमने क्या जनरेट करा, अर्निंग, ठीक है। अब उस अर्निंग को तुम कैसे स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट जो है इंडिया के अंदर, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के अंदर है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है उनकी वो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने का, ठीक है। जो भी तुम डेली गुड्स अपने डेली इस्तेमाल के लिए गुड्स और सर्विसेज का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने लिविंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो सब जाएगा यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। अब जो बचा कुचा पैसा है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, बैंक्स के अंदर या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और बहुत कम केस सिनेरियो के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली तुमने पैसे को अर्न करा, ठीक है, लेकिन वो जो तुमने पैसे अर्न करे उनकी एंड डेस्टिनेशन क्या है, 1 या तो बैंक्स, ठीक है, 2 या तो स्टॉक मार्केट, या फिर 3, ठीक है, या तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब ये क्यों नहीं है बेसिकली जो एक्सपेंसेस तुम कर रहे हो, बिकॉज ये बंदा भी सिमिलर चीज़ करने वाला है, ये भी अपने एक्सपेंसेस पे खर्च करेगा, उसके बाद बैंक में डाल देगा, इन्वेस्टमेंट में डाल देगा, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट में डाल देगा। या फिर अगर तुम थोड़े बहुत स्मार्ट हो तो तुम यहाँ पर जाओगे इंश्योरेंस कंपनीज के पास और इंश्योरेंस लोगे, और ये तुमसे इंश्योरेंस ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गई 4। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तुम्हारे जो फंड्स हैं वो एलोकेट होंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तुमने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद तुम्हारे फंड्स जो है इन्हीं एरियाज के अंदर एलोकेट होंगे। तो एट द एंड मनी किसने होल्ड करी, इन्हीं 4 लोगों ने होल्ड करी, ठीक है। अब इसके आगे दोबारा आगे कन्वर्सेशन करते हैं। अब यहाँ पे पैसे कहाँ कहाँ आ गए थे, 1, 2, 3 और 4 जगह, इन जगह पे पैसे आ गए थे, ठीक है। अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जैसे रियल स्टेट, अब रियल स्टेट के अंदर तुम्हें पता है बेसिकली पैसा किसके पास जाएगा, जो रियल स्टेट का होगा ओनर, ठीक है। और ओनर कौन होगा, XYZ पर्सन। अब इस XYZ के पर्सन के जो पैसे हैं वो अपने पास नहीं रखेगा। अगर उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची तो अपनी जेब में तो पैसे रखने वाला है नहीं, या तो उसके पैसे जाएंगे बैंक के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगेन यहीं पर जाएंगे। और यहाँ पे जिसके पास आएंगे वो भी बेसिकली एट द एंड फंड्स को कहाँ ट्रांसफर करेगा, या तो बैंक्स के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब इंश्योरेंस कंपनीज की, ठीक है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज को तुम्हें इंश्योरेंस देना है, तो जो भी वो तुमसे प्रीमियम ले रहा है उसके अंदर इनको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास, जो उसने कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी को अपने पास रखा होगा वो जाएगा बैंक्स के अंदर, ठीक है। अब कुछ पैसे जाएगा यहाँ से स्टॉक मार्केट के अंदर, और कुछ पैसे जाएगा यहाँ से शेयर होल्डर्स के पास या फिर कंपनीज के फाउंडर्स के पास, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ से लोन लेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज लोन भी देती है कुछ केस सिनेरियोस के अंदर, ठीक है। तो उसको भी हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, तुम ये समझो, तुम्हारे से पैसा निकल के आया बैंक में, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट में, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, या फिर इंश्योरेंस में। अब इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का पैसा भी इधर चला जाएगा और इधर भी बैंक में ही आएगा एट द एंड, घूम घाम के कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे पैसे भी यहाँ से आए, ठीक है, इन दोनों जगह रिटेन हुए एट द एंड, मतलब जो उनकी रेस्टिंग पोजीशन यहाँ पे या फिर वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का पैसा भी इधर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पोर्शन में से, ठीक है, A एंड B का जो पैसा है
वो एट द एंड बैंक के पास आएगा, उसका जो एक्यूमुलेशन है वो बैंक के पास होगा, ठीक है। जो उसका एंड यूज होगा वो बैंक करेगा, तुम उसका टेम्परेरी यूज करने वाले हो, ठीक है। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी में देखा तो इंश्योरेंस कंपनीज में भी वही चीज़ है। अब जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो बैंक की तरह भी काम करते हैं, तो हम इसको बैंक भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे अमीर लोगों के लिए फिर कंपनीज के लिए होता है। अब तुमने देखा जो राशन वाला उसका पैसा कहाँ आएगा, मेनली बैंक में आएगा, और इसका भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया सी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन 3 जगह का पैसा तो बैंक में ही रहेगा, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर रहेगा, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी का पैसा घूम घाम के किधर आने वाला है, इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा घूम घाम के आने वाला है एक तो यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर, दूसरा फाउंडर्स के पास जो लोन लेंगे बेसिकली, ठीक है, तीसरा स्टॉक मार्केट के अंदर, और चौथा बैंक्स के पास। अब तुम यहाँ देखना बड़ी चीज, जो फाउंडर्स होते हैं और उनका जो पैसा होगा या तो होगा उनकी कंपनीज के अंदर, ठीक है, या फिर वो पैसा होगा बैंक्स के अंदर, या फिर जो उनका पैसा होगा वो होगा जेपी मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पैसा जो है, ये जो हमारा जो डी है, ठीक है, बेसिकली जो डी पॉइंट है, यहाँ का पैसा तो किधर आ जाएगा, इन 3 ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा बेसिकली। यहाँ से जो है बहुत बेसिक या बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्रायंगल इक्वेशन बन गई है, बेसिकली ये ट्रायंगल इक्वेशन बन चुकी है कि अब पैसा आ गया घूम घाम के यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 सबका पैसा घूम घाम के इधर ही आ गया, ठीक है। अभी जो मैंने लोग बोले थे ना पीपल, इसके अंदर मैं गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का पैसा भी यहीं से आ रहा है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स हम लोग ही भर रहे हैं। अब पहले बात करते हैं बैंक्स की, ठीक है। बैंक्स मनी को कैसे सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब बैंक पैसे किसको देगा, या तो बैंक पहले देगा तुमको लोन, ठीक है, एक तो ये मान लो, और दूसरा जो है फाउंडर्स को लोन देगा, ठीक है। तीसरा है तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, और कुछ तो बैंक करने वाला है नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को तो नहीं देगा, बिकॉज वो खुद ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। तो इसका पैसा घूम घाम के इन 3 जगहों पे आ गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो भी तुम्हारे फंड्स है वो घूम के कौन सी 2 जगह में आने वाले हैं, यहीं पे बैंक में आने वाले हैं, ठीक है, बैंक में, स्टॉक मार्केट में। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, इन दोनों का पैसा भी घूम के यहीं आने वाला है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में या फिर बैंक में। तो बैंक से आउटवर्ड फ्लो जो है मनी का वो सिर्फ एक साइड रहने वाला है, वो है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स किस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसा घूम के कहाँ पे आ गया, स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट के अंदर अल्टीमेटली पैसा घूम के आया, तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा किसके पास होगा, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेसिकली पैसा है उसकी एक्चुअल एक्यूमुलेशन कहाँ होगी, या तो फाउंडर्स के पास होगी, ठीक है, या फिर जो उसके पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास होगी, ठीक है। अब पब्लिक इन्वेस्टर्स कौन है, हम जैसे लोग नॉर्मल, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर, उनका पैसा कहाँ जाएगा, जेपी मॉर्गन जैसे इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, या फिर उनका पैसा जाएगा बैंक में। नॉर्मल इन्वेस्टर का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी तुमने स्टॉक खरीदा है या फिर जो भी तुम्हारे डीमैट अकाउंट के अंदर पैसे हैं, ठीक है, वो पैसे किसी न किसी बैंक के अंदर तो होंगे, ठीक है। ठीक है, डीमैट अकाउंट के अंदर का मतलब ये नहीं है कि एनएससी तुम्हारे पैसों को लेकर बैठा हुआ है या फिर अब भी ऐसी तुम्हारे पैसों को लेकर बैठा हुआ है। उसके पीछे भी फाइनेंशियल सर्विस होती है, और फाइनेंशियल सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल जो तुम्हारा मनी है जहाँ पे वो स्टोर हो रखा है वो बैंक के अंदर हो रहा है। अगर तुम स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, फाउंडर्स के बैंक अकाउंट में पैसा है तो भी वहीं स्टोर हो रहा है। फाउंडर्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की सर्विस ले रहा है अपने मनी को स्टोर करने के लिए या सर्विस यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे भी पैसा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। अब ये हैं असली 2 पोजीशंस जहाँ पे पैसा एक्चुअल में होल्ड हो रहा है या फिर पैसे का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब जेपी मॉर्गन का काम क्या है कि जो रिच लोग हैं उनको और भी ज़्यादा रिच बनाना, ठीक है। बेसिकली जेपी मॉर्गन में इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर्स को या फिर जो रिच लोग होते हैं, फिर जो रिच फैमिलीज होती है उनकी इन्वेस्टमेंट को संभालती है, उन्हें और अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देती है, तो अल्टीमेटली लोगों को अमीर करती है, ठीक है। अब बैंक का काम क्या है, अब बैंक ने खुद के लिए तो प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, तुम्हें लोन देके फाउंडर को लोन दिया, तो फाउंडर ने क्या करा, उससे बिजनेस बिल्ड करा, ठीक है। अब वो बिजनेस बिल्ड करने के बाद क्या था, बेसिकली जो मतलब बिजनेस में बिल्ड करा वो बेसिकली क्या था, स्टॉक मार्केट में आया था, ठीक है। कोई भी एक बड़ा फाउंडर है या फिर कोई भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका जो फंड्स अगर वो किसी बैंक से उठा था तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे स्पेंड करेगा, अपने बिजनेस की तरफ। अब बिजनेस की तरफ स्पेंड करेगा तो बिजनेस कहाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसको वाइजली स्पेंड करता है तो उसकी कंपनी के जो शेयर्स है उसका प्राइस अप जाएगा, अगर उसकी फाइनेंशियल क्वार्टर रिपोर्ट्स या फिर ईयरली रिपोर्ट्स अच्छी आती, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फाउंडर ने यूज़ करा बैंक का पैसा यूज़ करके अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों, बिकॉज उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो अच्छी आई है। अब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ के इसके स्टॉक के प्राइस को कौन बढ़ा रहा होगा, तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, बिकॉज तुमने यहाँ पे बाइंग चालू करी, या फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर तुम हो,
और कोई तो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा ना, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा दोबारा यहाँ पे आया, तुमने अपना पैसा बैंक से निकाला और यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हें लगा यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ आ गया, स्टॉक मार्केट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने स्टॉक मार्केट में डाला, फिर वो घूम के फिर दोबारा बैंक में आ गया। अब हमको यहाँ पे पहले से ही पता है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स इंडिया के अंदर लॉस करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी मैक्सिमम केस के अंदर लॉस करते हैं। तो अल्टीमेटली यार ये लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक तो तुम लोगों फाउंडर्स हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और HDFC ऐसे बैंक है, ठीक है। अब ये कुछ किस सिनेरियो के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज भी होती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर या फिर JP Morgan जैसी कंपनीज के अंदर, बिकॉज हर इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, ठीक है। तो मैंने उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐड करते हैं, जैसे JP Morgan। अब यहाँ पर JP Morgan क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। अब बाय फैक्ट या फिर बाय डेटा हमको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पैसे कमाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है बैंक्स के लिए, ठीक है। अब फाउंडर्स को तो अल्टीमेट बेनिफिट तो है ही, या फिर जब बोल सकते हो जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो तो खुद फाउंडर है ही। अब यहाँ पे 3 पार्टी पैसा कमा रही है, ठीक है। पहला बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा बैंक और तीसरा फाउंडर, ठीक है। अब ये 3 लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 4, ठीक है। और 4 पार्टिसिपेंट्स कौन थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से 3 प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लॉस किसका होगा, एक पार्टिसिपेंट का होगा, ठीक है। अब इस पार्टिसिपेंट का जो भी लॉस होगा इसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 3 जगहों पे। तो अल्टीमेटली जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ स्टॉक मार्केट का, उसमें बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को या फिर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, या फिर तुम बोल सकते हो जो स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर जो हमारी पूरी इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो हमेशा बेनिफिट देगा इन 3 ऑर्गेनाइजेशन को। बिकॉज सबसे ज़्यादा तो फंड्स की होल्डिंग है इनके पास है, ठीक है। फंडिंग बेसिकली तुम्हारा पैसा या फिर एक्यूमुलेटेड पैसा पूरी कंट्री का। तो फंडिंग से क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, फंडिंग से हो सकता है चेंज, ठीक है। अगर ये तीनों पार्टिसिपेंट मिल जाए, ठीक है, और एक इस तरीके का ट्रैंक बना ले और ट्रैप कर ले स्टॉक मार्केट को, तो अभी किसी भी स्टॉक का किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कैसे भी उसका जो प्राइस है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन इन स्टॉक मार्केट। मैनिपुलेशन कैसे हुआ कि जिन 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा फंड्स थे, उन्होंने फंड्स का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट को कैप्चर करके स्टॉक मार्केट को इस तरीके से डायरेक्शन दे दी कि लॉस अल्टीमेटली किसमें हो, किसका हो, तुम्हारा हो। बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक्स को तो लॉस नहीं करा सकते, फाउंडर्स को लॉस नहीं करा सकते, ठीक है। बैंक्स फाउंडर्स को लॉस नहीं करा सकते, ठीक है। अब फाउंडर्स अपना लॉस तो कराएंगे नहीं, बिकॉज अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स को लॉस कराते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैंक को लॉस कराते हैं, जैसे सपोज JP Morgan इंडिया में HDFC को करवाता है, तो उसके सिनेरियो के अंदर क्या होगा, पहली बात तो JP Morgan जो है खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है HDFC के अंदर, ठीक है, वो उस कंपनी को लॉस नहीं कराएगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर जिसमें JP Morgan जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इन्वेस्ट करा हुआ है। अब उस स्टॉक मार्केट की कंपनीज के ओनर कौन है, फाउंडर्स है, ठीक है। तो ये फाउंडर्स को भी लॉस नहीं करवाएगा, बिकॉज फाउंडर को लॉस हुआ इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ तो अल्टीमेटली JP Morgan को लॉस होगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सिमिलर चीज़ अप्लाई होती है दोनों के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो चाहे वो बैंक हो, ठीक है। और फाउंडर्स कभी भी अपना लॉस तो कराएंगे नहीं। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्चुअल फ्लो है मनी का वो कैसे हो रहा है, ठीक है। कैसे जो तुम हार्ड अर्न मनी जिसको तुम समझते हो जो तुम्हारी खुद की है, पहली बात तो खुद की है नहीं, ठीक है, उसका सिर्फ तुम टेम्पररी यूज़ कर रहे हो, उसका सिर्फ तुम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर वो तुम्हारे बैंक में भी पड़ी है ना तो वो बैंक यूज़ कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अगर वो तुम्हारी अदर इन्वेस्टमेंट में है तो अदर इन्वेस्टमेंट का पैसा भी कहाँ पे पड़ा होगा, जिस बंदे को तुमने दिया होगा बेसिकली अदर इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, उसका पैसा कहाँ आएगा, बैंक के अंदर आएगा। अगर तुम किराना वाले को देते हो अपने पैसे या फिर एक्सपेंसेस में खर्च करते हो, उसका पैसा कहाँ आएगा, बैंक में घूम कर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसका पैसा फाउंडर के पास जाएगा, और फाउंडर का पैसा तो अल्टीमेटली आता है यहाँ पर होता है बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का पैसा कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट में घूम के। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पैसों का यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, बैंक्स कर रहे हैं, फाउंडर्स कर रहे हैं कंपनीज के, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। तो इस वजह से अब तुम्हारी आंखें खुल रही होंगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंस है वो कैसे काम करता है, ठीक है। और ये हर कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट सेम है,
ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा हो रहा है, फिर बाकी कंट्रियों में स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कंट्री में स्पेसिफिक हो रहा है। हर कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म के अंदर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसलिए तुम्हें अवेयर होना ज़रूरी है, और अवेयर होकर तुम्हें कोशिश करनी है इस मनी का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, वो तुम अपने पास रखो, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन है इस मनी का वो तुम अपने पास रखो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम तो बता दिया, अब इस प्रॉब्लम से तुम बाहर कैसे निकलोगे। तुम्हें बेसिकली जो मनी का एक्यूमुलेशन है, ठीक है, वो अपने पास रखना है। अब तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो बन नहीं सकते हो, ठीक है, तो बैंक तो बन नहीं सकते हो, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, या तो फाउंडर, या फिर तुम्हें ओनरशिप लेनी पड़ेगी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की। अगर तुम ओनरशिप लो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की, तो उससे क्या होने वाला है, बेसिकली वहाँ पे तुम्हें चाहिए बहुत सारे फंड्स। बिना फंड्स के तुम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव रियल एस्टेट को नहीं बाय कर सकते हो, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव एसेट्स को बाय नहीं कर सकते हो। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टार्टअप सिस्टम, या फिर तुम बोल सकते हो बिकॉज ऑफ स्टार्टअप कल्चर, अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ चाहिए एक आइडिया, ठीक है, जो जेन्युइनली अच्छा हो, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, और बहुत तगड़ा एक पिच डेक। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास है तो तुम फंडिंग रेज करके, ठीक है, चाहे तो फंडिंग रेज करो यहाँ से इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, या बैंक से, या फिर अदर फाउंडर्स से, ठीक है, तुम कहीं से भी इन तीनों लोगों से फंडिंग उठा के इनके सर्कल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली फाउंडर बन सकते हो और मनी को एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने पास। अब तुम्हारे पास ये 2 ही रूट बचते हैं जिससे तुम मनी को अपने पास एक्यूमुलेट कर सकते हो और अल्टीमेटली मनी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने आने वाली जनरेशन के बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हो।